चलिए, चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी सर जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, इमरान खान के लिए सत्ता में वापसी का कोई विंडो नजर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला अगर इमरान के पक्ष में भी जाता है, वहां पर क्या स्कोप बचता है? और चुनाव में भी अगर जाते हैं तो क्या स्कोप बचता है? इमरान की वापसी का स्कोप फिलहाल क्या है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। जैसा कि आपने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट में इमरान के पक्ष में फैसला होता है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, तो वहां तो इमरान के लिए एंड ऑफ द स्टोरी हो जाए। अगर उनके विपक्ष में होता है, उनके खिलाफ होता है, तो एंड ऑफ द स्टोरी हो जाएगी। लेकिन अगर उनके पक्ष में होता है तो फिर ये होगा कि 3 महीने में कैसे इलेक्शन होगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 3 महीने में करा नहीं सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। और इस 3 महीने का इस्तेमाल जहां एक और इमरान करेंगे इसलिए कि वो अपने लोगों को अपने पक्ष में जनमत पैदा कर सके, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी तरह सशक्त होकर के विपक्ष भी अपनी ओर जनमत करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा। तो वहां पर इमरान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और वो भी खास तौर से तब जब अभी ये साफ हो गया है कि इमरान ने पाकिस्तान की आर्मी की सलाह नहीं मानी थी। और तब ये उस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि आर्मी ही इमरान को कहे कि नहीं, अब आप पॉलिटिक्स से बराए मेहरबानी हट जाइए, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में न रहिए। तो ये 2 सिनेरियो हो सकता है। और वैसे जैसे ये है कि इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा तो वो तो कोर्ट जाने, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जितना मैंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया है उसके हिसाब से, तो ये सारा मामला आकर के सीधे, जैसे कोर्ट ने भी कहा है, और डिप्टी स्पीकर की जवाबदेही पे आ जाता है। डिप्टी स्पीकर ने काम संवैधानिक रूप से किया कि नहीं किया। और मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर ने काम संवैधानिक रूप से नहीं किया है, क्योंकि अगर आर्टिकल 5 के तहत देश की वफादारी के खिलाफ कोई काम किया गया है जी, तो ये कौन तय करेगा कि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? ये तो कोर्ट को तय करना है ना, ये डिप्टी स्पीकर तो कर नहीं सकता। और डिप्टी स्पीकर जैसे 28 मिनट के दौरान सारा कुछ हो गया, फवाद चौधरी के भाषण से लेकर के और राष्ट्रपति के पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के दस्तखत तक, जितनी जल्दी हुआ, उससे यही लगता है कि इंटेंशन जो था वो बोनाफाइड नहीं था, वो मेलाफाइड था। और मेरे ख्याल से कोर्ट शायद इसी बात पे ये स्पीकर के द्वारा असेंबली भंग किया जाना जो है उसको वो गैर कानूनी करार कर दे। ओके सर, अब ये तो अब आगे मुस्तकबिल क्या होगा इमरान खान का, ये तो अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो सुर बदले हैं इमरान खान के, अब कह रहे हैं कि भाई मैं भारत विरोधी थोड़ी हूं, हमारी विदेश नीति की वो जगह जगह चर्चा कर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, अंतर्राष्ट्रीय कोई मंच ऐसा छोड़ा नहीं। अलग थलग जरूर पड़े, किसी ने एंटरटेन नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन मौका कोई नहीं छोड़ा। कश्मीर का मुद्दा उठाया, कथित ह्यूमन राइट वॉल्यूशन का मुद्दा उठाया, बार बार कहा, एकदम खुलकर मुखर होकर कहा, और अब अचानक सुर बदल गए हैं। इसके पीछे क्या वजह है सर? राज क्या है? क्या चाहते हैं वो भारत से? देखिए, इमरान इस वक्त अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इमरान मूलतः भारत विरोधी और धुर भारत विरोधी हैं। अगर मेरी उम्र के कोई हो तो उन्हें याद होगा कि जब 80s में इमरान खान 80s में या 19 में अपनी टीम लेकर के आए थे पाकिस्तान की, और उस वक्त जब सीरीज उन्होंने जीता था तो मैदान में बल्ला लहराते हुए उन्होंने यही कहा था कि इंशाअल्लाह जैसे हमने ये सीरीज जीती ऐसे ही कश्मीर जीतेंगे। तो ये उनकी जो सोच है ये उसी वक्त से थी जब वो जवान थे, और ये सोच और पुख्ता हो गई है। तो ये जो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति बड़ी अच्छी, ये दिखावे की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा है कि एक ऐसे आदमी की छटपटाहट है जो चारों ओर से घिर गया है, और जो सोचता है कि कुछ भी कह के कहीं से भी उसे कुछ समर्थन मिल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो जैसा आपने सही कहा है कि 3 साल पहले जब ये आए थे, तब से इनके टाइम में ही देखिए भारत के साथ इनके रिश्ते खराब हुए हैं। अगर इनको यही लगता था कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है तो इन्होंने रिश्ते सुधारने के बजाय बिगाड़ने का काम क्यों किया?
बिल्कुल। अच्छा सर, अब आगे आज का जो टॉपिक है हमारा कि जाएंगे इमरान, मजबूत होगा हिंदुस्तान तो क्या, या फायदे में हिंदुस्तान, तो क्या वाकई में फायदा होने वाला है इमरान खान के जाने के बाद? और प्रेडिक्शन क्या है आपकी? नई रिजीम कौन लेकर आने वाला है? कौन फेस होगा पाकिस्तान का? देखिए, इसमें भी दो सवाल हैं। एक तो पहला ये कि क्या इमरान वाकई जाएंगे, तो वो तो कोर्ट का फैसला डिसाइड करेगा। करेक्ट। और उसके बाद अगर कोर्ट इनके खिलाफ भी बात करते, इनके फेवर में भी कर देती, तो भी इलेक्शन डिसाइड करेगा। तो वो तो तब की बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इमरान जाएंगे, दूसरा पक्ष इस सवाल का, तो कौन रहेगा? अभी जैसे आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि शहबाज शरीफ साहब हमारे नेता हैं और वही अगले वजीर आजम बनेंगे हमारे। कहने में तो ये बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन समस्या ये है कि ये विपक्ष भी एक तरह से भानुमति का कुंबा है, जिसमें कौन किधर जा रहा है। हर पार्टी एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचातानी करने में लगी हुई है। ये जग जाहिर है कि पीपीपी और पीएमएनएल, इन दोनों के बीच में दुश्मनी अभी से नहीं, इनके पिताओं की टाइम से, नवाज शरीफ और मरियम के, भुट्टो की बेनजीर भुट्टो के टाइम से। ऐसे ही पीपीपी के साथ 36 का आंकड़ा है एमक्यूएमपी का, बिल्कुल, जो कि कराची में ही कई बार दंगे हुए और वो सब उसमें एमक्यूएम का ही हाथ बताया गया। तो ऐसे में ये अगर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बनती है, अभी वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि बीजेपी को हटाओ, सारे लोग आकर के मिल गए हैं, तो अगर ऐसे लोग आते हैं तो इनकी ये कन्वीनियंस की मैरिज कब तक चल पाएगी, इसमें मुझे शुभा है। मुझे लगता है अगर बनती भी तो शायद 4-6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। और उस हालत में क्या होगा ये सोच के परेशानी होती कि उस हालत में शायद सेना फिर से वापस आने की सोचे। हालांकि इन द गिवन कंडीशन सेना मेरे ख्याल से नहीं आना चाहेगी, क्योंकि वहां की जनता लोकतंत्र का स्वाद चख चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहेगी कि फिर से सेना डायरेक्टली नहीं। बट अगर शाहबाज आते भी हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं, छाप उनकी जरूर दिखेगी। कहा जाता था कि भारत के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहे हैं नवाज, तो भाई शाहबाज भी अगर आते हैं तो क्या फायदा होगा भारत को उनसे? कुछ सॉफ्ट रहेंगे भाई की तरह? आते हैं, अगर वो आते हैं तो भी फायदा होगा, अगर बिलावल भुट्टो आते तो भी फायदा होगा। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी आए, हमारे लिए सबसे मुफीद हालत पाकिस्तान के बनिस्बत ये है कि वहां एक स्थायी सरकार रहे। बिल्कुल, ढुलमुल सरकार रहे जिसको निकल जाने का डर। क्योंकि एक स्थायी सरकार रहती तो दो चीजें होती, एक तो ये हम जानते हैं कि उस सरकार की विदेश नीति कैसी हो, भारत के प्रति उसका रुख कैसा है, एक। और दूसरा हम ये जानते हैं उसी को एनालाइज करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोर्स करेक्शन कर सकते हैं कि हमें अब कैसी पॉलिसी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये पता रहता है कि हमें किससे बात करनी चाहिए। अगर एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट आती है, अगर एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि सिर्फ कठपुतली है आर्मी की, तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम आर्मी से बात करें कि हम सिविलियन गवर्नमेंट के हेड से बात करें। तो मुख्य चीज ये है, मुख्य आवश्यकता यह है कि कोई भी सरकार आए वो स्थायी आए। अगर कोई स्थायी सरकार होगी तो वो भारत के लिए फायदेमंद होगी ही थोड़ी बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी सर, आपने वक्त निकाला और बहुत ही आसान भाषा में इस मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।